दोस्तों नमस्कार। सत्ता की सियासत और सियासत से जुड़े मुद्दे और मुद्दों का मुकदमों में तब्दील होकर सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में जाकर खड़े हो जाना और सुप्रीम कोर्ट के जरिए बार बार फैसलों के जरिए या सुनवाई के दौरान इस मैसेज को बहुत साफ तौर पर देना कि जो सत्ता की सियासत है और उससे उपजे मुद्दे जो हैं वो दरअसल सिर्फ सियासत भर हैं, यानी उनकी अपनी जमीन बहुत पोपली है, खोखली जमीन है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के दायरे में खड़ा हर वो मुद्दा जो कहीं सत्ता से जुड़ा हुआ है उसकी जमीन बहुत ही पोपली है? और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्ता के अनुकूल नहीं होता है तो फिर वह समूची सियासत एक झटके में भारतीय जनता पार्टी की डगमगा जाएगी और उनके जो पोस्टर बॉय चेहरे के तौर पर देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी छवि भी डामाडोल हो जाएगी। क्योंकि मुद्दा चाहे हिंदुत्व से जुड़ा हुआ हो, मुद्दा चाहे हिंदू मुस्लिम से जुड़ा हुआ हो, वो चाहे मुस्लिम आरक्षण से जुड़ा हुआ हो, चाहे राजनीतिक तौर पर राज्यों की सत्ता को डिगाने से जुड़ा हुआ हो, विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ हो, या फिर सत्ता पलटने के लिए विधायकों के तोड़फोड़ से जुड़ा हुआ हो, और इतना ही नहीं, इस देश की इकोनॉमी और कॉरपोरेट से भी जुड़ा हुआ मुद्दा हो, और उस दायरे में भी सरकार को अगर यह लगने लगे कि फैसला उसके अनुकूल नहीं होगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट यह मैसेज देने लगे कि दरअसल ये सारे मुद्दे सियासी तौर पर खड़े किए गए और अब इन्हें समझने और जानने की सही स्थिति है, तो क्या 2024 से पहले जो छवि बनी है और जो ताकत के साथ बीजेपी खड़ी है वो भरभरा कर गिर तो नहीं जाएगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले मायने रखते हैं ठीक उसी तरीके से जैसे एक फैसला आया था चुनाव आयुक्त को लेकर, और उस वक्त सत्ता कुछ नहीं कर पाई ये जानते समझते हुए कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अगर इस देश के प्रधानमंत्री करते हैं तो फिर चुनाव आयुक्त अपने तौर पर कोई सवाल देश के प्रधानमंत्री या देश की सरकार से करेगा नहीं, क्योंकि नियुक्ति तो उसी ने की है। इसी को लेकर जब फैसला आया तो उसके लिए एक नया फार्मूला निकाला गया जिसमें अकेले इस देश की सत्ता चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं कर सकती है, और तब कहा गया कि इसमें चीफ जस्टिस भी रहेंगे, विपक्ष के नेता की मौजूदगी भी होगी, तभी नियुक्ति होगी। तो क्या जिन फैसलों का जिक्र आज हम आपसे करने वाले हैं उन फैसलों के अक्स तले आप जरा उस सियासत और सत्ता और राजनीति को समझने की कोशिश भी जरूर कीजिएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के भीतर योगी आदित्यनाथ ने जो छवि बनाई है, क्या वह रूल ऑफ लॉ पर भारी पड़ रही है? महाराष्ट्र में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, क्या वह रूल ऑफ लॉ पर भारी पड़ गया? कर्नाटक में जो मुस्लिम आरक्षण झटके में खत्म कर दिया गया और उस आरक्षण को दूसरों में बांट दिया गया, क्या वह गवर्नेंस और रूल ऑफ लॉ को खारिज कर रहा था? क्या इस मौजूदा वक्त में पुलिस अगर एफआईआर ना करे और बीजेपी का एक बाहुबली सांसद उसके खिलाफ पुलिस तो दूर राज्य की सत्ता भी एफआईआर करने और करवाने से कतराने लगे, घबराने लगे, तो क्या यह बाहुबल के सामने सत्ता की मजबूरी है या उसकी जरूरत है? एक के बाद एक दर्जनों मामले सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक फैसला देने वाला है, और ये सारे फैसले 2024 के अप्रैल से पहले ही आएंगे, यानी बरस भर का वक्त अभी भी बचा हुआ है। इसमें आप बिल्किस बानो का भी जिक्र कर सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो फाइल तो दिखाइए जिस फाइल में रिहाई के ऑर्डर हैं, और गुजरात सरकार ने आनाकानी करनी शुरू कर दी और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा दरअसल ये ठीक नहीं है, आप अपमान कर रहे हैं अदालत के निर्देश का, और अब उस पर सुनवाई 2 मई को होनी है। एक एक करके कच्चे चिट्ठे को जरा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि परसेप्शन के तौर पर चाहे वो योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, इस देश के गृहमंत्री अमित शाह हों, या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, ध्यान दीजिए तो इन तीनों को लेकर जो परसेप्शन भारत की सियासत में खड़ा हो चला है उसे बीध पाना, उसमें सेंध लगा पाना किसी के बूते की बात हो नहीं पा रही है।
और इस दौर में सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक मैसेज लगातार दे रहा है कि दरअसल जिस स्थिति में सियासत चल रही है और उससे जुड़े मामले जब अदालत में पहुंचते हैं तो लगता ऐसा है कि इस पे बाखूबी रूल ऑफ लॉ को खारिज किया गया है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इससे पहले नहीं था? सुप्रीम कोर्ट मौजूदा वक्त में ही क्यों है? और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस वक्त भारत के चीफ जस्टिस जो हैं वह एक संदेश दे रहे हैं कि सियासी तौर पर संविधान की व्याख्या नहीं की जा सकती है, कानून और रूल ऑफ लॉ संविधान के अनुसार चलेगा। तो क्या मौजूदा राजनीतिक सत्ता ने बंटाधार इस देश के भीतर उस रूल ऑफ लॉ का कर दिया? क्योंकि अडानी कांड की भी जो जांच के लिए कमेटी बनाई गई उसकी रिपोर्ट आने वाली है, लेकिन मैसेज झटके में निकल कर आ रहा है कि जिस दिन यह कमेटी बन रही थी उससे ऐन पहले जो गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी थे उन्होंने 3 कंपनियों की डायरेक्टरशिप छोड़ दी, क्योंकि दायरे में वह भी आ रहे थे। तो कमेटी बनने से ऐन पहले, तो क्या कमेटी बनने से पहले की जानकारी उन तक पहुंच गई थी कि सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी बनाएगा? तमाम बातों को समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि शुरुआत हमको दिल्ली के जंतर मंतर से ही करनी चाहिए, जहां के निशाने पर उत्तर प्रदेश के बड़े ताकतवर माफिया डॉन ब्रजभूषण सिंह हैं। इनकी पहचान इसलिए इससे जुड़ी हुई है क्योंकि विधानसभा के भीतर ब्रजभूषण सिंह के माफिया और उनकी बाहुबल को लेकर जो उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद और 2012 से 2017 तक जो चर्चाएं हुई हैं, उनके जो भी कांड उन्होंने किए हैं उसको लेकर लगभग 52 टाइम्स यानी 52 बार चर्चा हुई। और इस वक्त देश के भीतर के जो महिला कुश्ती और एथलीट्स हैं वो अगर आरोप लगा रहे हैं और एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है और दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं, हमें नोटिस भेज रहे हैं, जवाब दीजिए और हम शुक्रवार के दिन इसकी सुनवाई करेंगे। पहला मैसेज, इस देश में सत्ताधारी पार्टी का सांसद क्या इतना ताकतवर होता है कि रूल ऑफ लॉ गायब हो जाए और पुलिसिंग जो है इस देश की सत्ता की पहचान बन जाए? यह पहला सवाल दरअसल उन खिलाड़ियों से जुड़ा है और उस सांसद से जुड़ा है जिसको लेकर रूल ऑफ लॉ लगता है चल ही नहीं रहा है। यह पहला मैसेज दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक के बीच है, खास तौर से तब जब एक एक लोकसभा की सीट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस वक्त बेचैन है और खास तौर से विपक्ष की एकता और उसमें उत्तर प्रदेश में एक एक सीट की महत्ता वह दोनों को समझ रही है, क्योंकि बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र तो गठबंधन के उस दायरे में है जहां बीजेपी अपने बूते कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की 80 सीटें बड़ी मायने रखती है और अगर इन 80 सीटों को लेकर जरा सी भी सेंध लगी तो वो परसेप्शन ढह जाएगा जिस परसेप्शन को सत्ता ने रूल ऑफ लॉ के आगे लाकर खड़ा कर दिया है। और उसके ठीक समानांतर देखिए उत्तर प्रदेश में दूसरी ताकत के साथ इनकाउंटर जो हुए 2017 के बाद 183 इनकाउंटर और उसके बाद हाल के दिनों में अतीक और अशरफ को पुलिस हिरासत में जो गोली मारी गई उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। जांच की मांग हो रही है और उस पर भी सुनवाई होनी है। तो क्या इस सुनवाई के मद्देनजर जो परसेप्शन राजनीतिक तौर पर योगी आदित्यनाथ का बना, क्या वो भरभरा कर गिर सकता है? और जिस योगी आदित्यनाथ के भरोसे दिल्ली में मोदी सत्ता ये मानकर चल रही है और मानकर चल नहीं रही है, मान चुकी है कि दरअसल इन 80 सीटों पर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी सेंध लगा नहीं सकती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बीएसपी हो या कांग्रेस ही क्यों ना आकर खड़ी हो जाए या तीनों मिल भी क्यों ना जाए। सवाल जनता के भीतर उस परसेप्शन का है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर अगर निकलता है तो जनता के एक बहुसंख्य तबके के भीतर यह मैसेज जाएगा कि दरअसल कानून का राज नहीं, जिस सत्ता को हमने चुन लिया उसने मान लिया कि सारी ताकत उसकी हथेलियों में ही रेंगती है। क्या ऐसी स्थिति आ गई है? ये दोनों मामले जुड़े हैं, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक तीसरा मामला भी हमें लगता है जिक्र करना चाहिए क्योंकि यह भी उत्तर प्रदेश से ही जुड़ा हुआ है।
समाजवादी पार्टी के नेता यूसुफ मलिक, इन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग गया, एनएसए लगा दिया गया। ठीक 1 बरस पहले इनकी गिरफ्तारी हुई। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर को धमकाना होगा, रिकवरी इनसे करनी होगी रेवेन्यू और प्रॉपर्टी के जरिए, तो एनएसए कैसे लग गया? सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्यजनक तरीके से बताया कि मजाक बना रखा है आप लोगों ने, एनएसए तक का। यह तीसरा मैसेज है, शायद इस रूप में कि सत्ता डराना चाहती है और सत्ता चाहती है कि हर कोई भयभीत हो जाए। तो क्या उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन इस दौर में बन रहा है वो डराने वाला है? वह रूल ऑफ लॉ से आगे का है और वह उन परिस्थितियों से आगे का है जिसमें न्यायपालिका की जरूरत भी नहीं है? तो क्या सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक जब फैसले देगा और अगर जांच कमेटी बनाता है, या फिर जो ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ अगर वो एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस कैसे काम करती है, इसका निर्देश भी अगर वो देता है, तो पहला मैसेज तो उत्तर प्रदेश में इन 3 घटनाओं के इर्द गिर्द निकलेगा। चौथा मामला इसलिए बड़ा है क्योंकि अडानी कांड को लेकर जो कमेटी बनी है, 2 महीने की उसकी रिपोर्ट देनी है, उसमें से 1 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। अब सवाल यह है सबसे बड़ा कि 1 महीने के बाद जब वो रिपोर्ट निकल कर आएगी तो उस रिपोर्ट के दायरे में सेबी आएगा, उसके दायरे में इस देश के वो कंपनियां और वह संगठन नहीं बल्कि वह संस्थान भी आएंगे जो संगठन के तौर पर लगता है ऐसे कि पार्टी के लिए काम कर रहे थे। वो एसबीआई हो, वो एलआईसी हो, पीएनबी हो, वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, तमाम सेक्टर्स जो पैसा दिए जा रहे थे और वैल्यूएशन जो हो रहा था, उसके जरिए जो निवेशकों का नुकसान हुआ, जानकर आपको हैरत होगी। इस कांड के बाद शेयर बाजार में लगभग 53 लाख क्लाइंट बाहर चले गए, वह इस मार्केट से उन्होंने दूरी बना ली। तो क्या रूल ऑफ लॉ के आगे की स्थिति थी, या जिनको निगरानी करनी थी वो निगरानी नहीं कर रहे थे? क्या ऐसी स्थिति आ गई? यह चौथा सवाल है जो अडानी कांड से जुड़ा है, क्योंकि वह पूरे उस इकोनॉमिक एस्पेक्ट को लेता है जहां पर इस देश के भीतर में कॉरपोरेट के हाथों क्या कुछ दिया जा रहा है और किस तरीके से लाभ पहुंचाया जा रहा है, उस पूरी साइकिल को क्या इस कमेटी के जरिए कोई रिपोर्ट ऐसी आती है जो शायद छिन्न भिन्न कर दे, तो वह सत्ता में सेंध लगा देगी। यह चौथी स्थिति है। 5वीं स्थिति जो इसके आगे की निकलती है वो है कि इस दौर में अगर एफआईआर नहीं होता है और इन सब के बीच एक सीआरपीसी की धारा 167 जो कहती है कि अगर जांच एजेंसी आरोपी को हिरासत में लिए जाने की तारीख के 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने में विफल होती है तो आरोपी को स्वतः जमानत मिल जाएगी, यानी जमानत का हकदार होगा। कुछ मामलों में 90 दिन तक दिए जा सकते हैं, लेकिन अगर जांच प्रक्रिया पूरी किए बगैर ही अगर आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया तो उसके बावजूद भी जमानत मिलेगी। कई मुद्दे फंसे हुए हैं इस मामले को लेकर जो बीजेपी शासित राज्यों में जिसको लेकर हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला निकल कर आया। इसके बाद ध्यान दीजिए जो बिल्किस बानो का केस है, जो छठा मामला है, उसमें बहुत साफ है, गुजरात सरकार को नोटिस दिया गया और पूछा गया संदेश क्या है। जो दोषी थे उनको आपने रिहा कर दिया, तो क्या इससे ज्यादा भयानक कुछ हो सकता है? यह उस गुजरात मॉडल को लेकर सेंध है जिस गुजरात मॉडल से निकलकर इस देश के भीतर में मौजूदा राजनीतिक सत्ता ने अपनी ताकत का एहसास कराया है। और सुप्रीम कोर्ट उस पर 2 मई को सुनवाई करेगा, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि 18 अप्रैल को जब कहा गया कि आप पूरी की पूरी फाइल दीजिए, तो 2 मई को सरकार यह बताएगी, गुजरात सरकार, कि वह दोषियों की रिहाई की फाइल देगी या नहीं देगी। यानी टकराव की एक नई स्थिति है ये, या फिर गुजरात मॉडल में लगने वाले सेंध की एक नई परिस्थिति है ये, क्योंकि जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना ने बहुत साफ तौर पर संदेश दिया, इस तरीके से रिहाई हो जाए दोषियों की, इससे ज्यादा भयानक कुछ भी नहीं हो सकता है। अगला सवाल, जो पूरी की पूरी कर्नाटक के भीतर की राजनीति मौजूदा वक्त में चल रही है, उसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो राजनीतिक तौर पर आरक्षण का उपयोग करना है, और दूसरा हिस्सा राजनीति के जरिए साधना जब वोटर को हो तो उसमें हिंदू मुस्लिम आप लेकर खड़े हो जाइए।
और मुस्लिम ओबीसी आरक्षण को लेकर जब बहस शुरू हुई तो बीजेपी ने ठसक के साथ उस वक्त कहा और देश के गृहमंत्री ने कर्नाटक में भाषण देते हुए कहा, हम सत्ता में आए तो हम इस आरक्षण को खत्म कर देंगे। खत्म वो पहले कर चुके थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह ठीक नहीं है, यह रूल ऑफ लॉ के ऊपर जा रहे हैं आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। इसीलिए इसको अब 9 तारीख को सुनेंगे। जब 8 तारीख को प्रचार खत्म हो जाएगा तब हम सुनेंगे इसकी सुनवाई। खुले दिल और दिमाग से आप भी आइए कि इस तरीके से आरक्षण किसी का खत्म कर देना और उस आरक्षण के हिस्से को बांट देना और उस समुदाय विशेष को लुभाना और कहना कि वोट आप हमें दीजिए और उसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का भाषण चलना, यह सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, यह परसेप्शन जो बन रहा है जेपी नड्डा को लेकर कि मोदी जी आप पर तभी न दया करेंगे जब आप उनके अनुकूल हो जाइएगा, सरकार उनकी बन जाएगी। और इसके ठीक पैरेलल में आरक्षण का मसला। लेकिन एक कदम और आगे बढ़िए, जो 8वां मामला जुड़ता है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो दंगे होंगे। क्या राजनीतिक तौर पर ऐसे भाषण दिए जा सकते हैं और क्या कानून का राज कोई मायने नहीं रखता है देश में? और कहने वाला शख्स इस देश का गृह मंत्री है। तो गृह मंत्री अपने तौर पर कर्नाटक में अगर भाषण दे रहे हैं जिनके मातहत वह पूरी कानून व्यवस्था इस देश की आती है, जहां पर राज्य फेल हो जाए तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और पहली रिपोर्ट गृह मंत्रालय के पास ही आती है, तो गृह मंत्री कहते हैं कि दरअसल हम आए सत्ता में तो मुस्लिम आरक्षण खत्म, और अगर हम नहीं सत्ता में आए तो दंगे हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति करती है। तो तुष्टीकरण के साथ दंगे का जुड़ना, दंगे के साथ आरक्षण का जुड़ना, आरक्षण को निकालकर अपने वोटरों को साधने के लिए उनके बीच बांटना, राजनीति की ऐसी बिसात इससे पहले कभी नहीं थी। खुला खेल इस देश के भीतर में मौजूद है। इस 8वें मामले के बाद जब 9वां मामला आपके सामने आएगा तो उसमें बड़ी बात यह है कि उसमें ईडी और सीबीआई उस दायरे में खड़ी है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के भीतर कई मामले हैं। सवाल है इन सारे मामलों को लेकर क्या इंटैक्ट करते हुए इसकी जानकारी 2024 से पहले आ जाएगी कि दरअसल संस्थानों का उपयोग और प्रयोग राजनीतिक तौर पर राजनीतिक सत्ता करती रही और उसी के दायरे में डराया गया, धमकाया गया, लोगों को कतारों में खड़ा किया गया, क्योंकि जब राजनीतिक प्रयोग होते हैं तो फैसले नहीं होते हैं, कोई जेल नहीं जाता है, सिर्फ डर की एक भावना रहती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल पहले पूछा था कितने मामले हैं, तो ईडी ने कहा था 129 मामले हैं जो पॉलिटिशियन से जुड़े हैं। सीबीआई से पूछा था कितने मामले हैं, सीबीआई ने कहा था 125 मामले हैं जो पॉलिटिशियन से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस दौर में कोई पॉलिटिशियन जेल क्यों नहीं गया, यह एक अलग सवाल है। क्या इस देश की राजनीति में फैसला करने से पहले की परिस्थितियां वोटरों का ध्रुवीकरण कर देती है? अगर ऐसा है तो क्या राजनीतिक तौर पर उपयोग जो संस्थानों का हो रहा था वह खुले तौर पर होता चला जा रहा था? इसके बाद के मामले जो हैं वो एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाए या ना दिया जाए, इसको लेकर भी हो सकता है। और मुस्लिमों की तादाद से जुड़े हुए लगभग 6 मामले ऐसे हैं जो सीधे तौर पर राजनीतिक तौर पर उठाकर मुद्दों के आश्रय अदालत के कटघरे में लाकर खड़े किए गए, और अगर उन पर फैसला सत्ता अनुकूल नहीं होता है, यानी जिस भाषा में इन मुद्दों को बनाया गया उस भाषा में फैसला नहीं आता है, तो सत्ता के लिए यह बड़ा झटका होगा। क्या यह कहा जाए? जी नहीं, यह मत कहिए, क्योंकि रूल ऑफ लॉ और सुप्रीम कोर्ट, संविधान के अनुसार कानून के राज की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है और संविधान में जो लिखे हुए शब्द हैं उसी आश्रय चीजें चलते चले जाते हैं। क्योंकि इसके भीतर में 3-4 सवाल बार बार रेंगते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो आखिरी है वो महाराष्ट्र की उस राजनीति का है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जाकर मामला टिक गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला राज्यपाल को कटघरे में खड़ा करते हुए गलत साबित कर दे, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर उसका फैसला अगर मौजूदा सत्ता के अनुकूल ना हो और शिवसेना तोड़कर निकले हुए विधायक सही मायने में सही ना हो, तब क्या होगा? और इसी को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल आया हुआ है।
यानी क्या कानून के राज से हटकर गवर्नर की भूमिका है? क्या कानून के राज से हटकर विधानसभा के भीतर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की भूमिका है? और इसी प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने भी जो भी फैसले शिवसेना को लेकर लिए, क्या वह भी गलत साबित हो जाएंगे? ध्यान दीजिए तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर महाराष्ट्र की उस राजनीति का भविष्य टिका है जिस राजनीति को बीजेपी ने साधा है और वो सत्ता में है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण की बात और उसके जरिए वो सियासी तौर पर चीजें टिकी हैं जिसके दायरे में एक वक्त हिजाब भी आया। तो क्या वहां की राजनीति को लेकर भी फैसला सुप्रीम कोर्ट से होगा? उत्तर प्रदेश के भीतर जो ताकत है, जो बाहुबल है, जो रूल ऑफ लॉ के ऊपर चलती हुई एक नई मिजाज की राजनीति है, क्या उस पर भी फैसला सुप्रीम कोर्ट को देना है? और जो अडानी कांड हुआ और इस देश के भीतर में कॉरपोरेट का नेक्सस खुले तौर पर सत्ता और वो भी केंद्रीय सत्ता के जरिए नजर आया, क्या उस पर भी फैसला सुप्रीम कोर्ट को देना है? बिल्किस बानो को लेकर जो फैसला जिस रूप में हुआ और दोषियों की रिहाई हुई, क्या उस पर फैसला भी सुप्रीम कोर्ट को देना है? 10 ऐसे मामले आकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़े हैं। अगर वो फैसले जो जाहिर तौर पर सुनवाई के दौरान खुले तौर पर लग रहे हैं कि सत्ता ने सियासत की है, सियासत ने मुद्दों को जन्म दिया और वो मुद्दे कानून के दायरे में इस दौर में आकर खड़े हैं और वो फैसले अगर सियासत और सत्ता के अनुकूल नहीं होते हैं और रूल ऑफ लॉ को तर्क के साथ और संविधान की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट रखती है, तब जरा कल्पना कीजिए कि भारत की सियासत का कौन सा परसेप्शन ढहढहा कर गिर जाएगा। भारत की राजनीति का कौन सा नायक और उसकी छवि भरभरा कर गिर जाएगी। और मौजूदा वक्त में जिस लोकतंत्र की खोज लगातार पार्लियामेंट के भीतर से लेकर सड़क तक पर हो रही है, उस लोकतंत्र को लेकर मौजूदा संसदीय राजनीति के पास क्या कोई जवाब होगा? सुप्रीम कोर्ट को ही क्या इसका जवाब देना होगा? यह परिस्थिति देश के लिए बहुत नाजुक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।